हेलो गाइस, इस वीडियो में हम क्लास 6 का चैप्टर 7 साइंस का जो कि है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस इसको रीड करेंगे। और इस चैप्टर को जैसे ही हम फिनिश कर लेंगे तो इसके लास्ट में हमारी समरी दे रखी है, इस समरी को रीड करेंगे और समरी के बाद जो भी एक्सरसाइजेज हैं इन एक्सरसाइजेज को हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। और साथ ही साथ जितना हम चैप्टर रीड करते जाएंगे वहाँ पे हम यहाँ पे नोट्स बना लेंगे, ठीक है। और ये जो नोट्स हैं मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर की स्टडी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो जो पहला पैराग्राफ है, देयर वॉज अ से लेके यहाँ तक अर्लियर टाइम्स तक, इसमें कुछ नहीं है। इसमें पहेली और बूझो नाम के इसमें दो फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं जो कि एग्जाम्पल के लिए लेता है। अब वो ये जानना चाह रहे हैं कि जो पहले के लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे मूव करते थे। तो जो चैप्टर है वो हमारा वो है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। मतलब मोशन मतलब होता है किसी चीज़ का चलना, हिलना, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। और कितना मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है वो कितना चला, उसका कुछ पैमाना होता है कि वो कितना चला, कितना मूव किया, ठीक है। उसी क्वांटिटी को हम कहते हैं मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, मतलब डिस्टेंसेस के मेजरमेंट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट जो दे रखा है हमें, स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट को रीड करेंगे 7.1 से। तो कह रहा है लॉन्ग अगो पीपल डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, दे यूज टू मूव ओनली ऑन द फुट एंड कैरी गुड्स ऑन देयर बैक। कह रहा है कि पहले के टाइम में क्या होता था, लोगों के पास कोई वो तरीका नहीं था एक जगह से दूसरी जगह जाने का, उनके पास कोई ट्रांसपोर्ट नहीं था। जैसे हमारे पास आज बस है और हमारे पास कार है, ये सब है, तो पहले के लोगों के पास नहीं थे। वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे अपनी पीठ पे सामान लाद के, पीठ पे सामान ढो के एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। ये बहुत पहले के टाइम की बात हो रही है। लेटर ऑन दे बिगैन टू यूज़ एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन। बाद में उन्होंने क्या यूज़ किया, बाद में उन्होंने एनिमल्स को यूज़ किया। जैसे कि ये बलक कार्ट में हम बुल को यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐसे उन्होंने क्या किया, एनिमल्स को यूज़ किया एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, जैसे हॉर्सेस का, ठीक है, बुल्स का, इन सब का इन्होंने यूज़ किया एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या फिर सामान को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हैं फॉर ट्रांसपोर्ट थ्रू वाटर राउट्स बोट्स वर यूज्ड फॉर फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स। कह रहे कि अगर हमें वाटर से ट्रैवल करना है तो लोग क्या यूज़ करते थे, बोट्स का यूज़ करते थे, ठीक है। टू बिगिन विद बोट्स वर सिंपल लॉक्स ऑफ वुड इन विच अ हॉलो कैविटी कुड बी मेड। कह रहा है कि सबसे पहले क्या होता था, बोट्स क्या होती थी, केवल लकड़ी की क्या होती थी, लकड़ी का एक लॉग होता था, मतलब कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करके ऐसे बना देते थे कि अंदर उसमें बैठने की एक खाली जगह हो, ठीक है। कैविटी कहते हैं खाली जगह को, ठीक है। अब कह रहा है कि लेटर पीपल लर्न टू पुट टुगेदर डिफरेंट प्लेसेस ऑफ वुड एंड गिव शेप्स टू द बोट्स। अब बाद में लोगों ने क्या सीखा कि अलग अलग चीज़ों को हम जोड़ करके क्या बना सकते हैं, बोट्स बना सकते हैं। मतलब पहले क्या करते थे, पहले के लकड़ी के गट्ठे ले लेते थे और उसमें बीच में खाली सी जगह बना लेते थे। बाद में उन्होंने देखा कि अरे हम अलग अलग वुड के पीसेस को ना शेप्स दे सकते हैं और उन शेप्स को दे करके हम बढ़िया बोट बना सकते हैं, ठीक है। दीज शेप्स, आगे बढ़ते हैं, दीज शेप्स इमिटेटेड द शेप्स ऑफ द एनिमल्स लिविंग इन द वाटर। अब ये शेप उनकी तरह थी, इमिटेट मतलब होता है नकल करना, तो ये उनकी कॉपी थी किसकी, जो पानी के अंदर एनिमल्स रहते हैं ना उनकी शेप्स की कॉपी थी, जैसे फिश वगैरह उन सब की ना कॉपी करके बनाया गया था इन्हें। रिकॉल और डिस्कशन ऑफ दिस स्ट्रीमलाइन शेप। और बोट का शेप क्या होता है, बोट का शेप हम हमेशा ध्यान रखेंगे, बोट का शेप होता है स्ट्रीमलाइंड, ठीक है। इन्वेंशन ऑफ द व्हील वॉज मेड अ ग्रेट चेंज ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। जब हमने पहिया खोजा था, व्हील कहते हैं पहिए को, ठीक है। जब हमने व्हील खोजा था, जैसे साइकिल का व्हील, कार का व्हील, अब जैसे बलक कार्ट में एक व्हील है, ये ना इसको ढूंढा गया था इंसान द्वारा। तो कहता है इसने ना बहुत ज़्यादा चेंजेस आया मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। द डिज़ाइन, यहाँ से पढ़ रहे हैं, द डिज़ाइन ऑफ द व्हील वॉज इम्प्रूव्ड ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। जो डिज़ाइन था पहिए का वो बदला गया हज़ारों साल तक। एनिमल्स वर यूज्ड टू पुल कार्ट्स दैट मूव्ड ऑन व्हील्स। अब कह रहा है कि एक कार्ट लगा देते थे हम, जैसे ये व्हील है, दो व्हील लगा रखे हैं, इसके पीछे क्या लगा दिया, इसके ऊपर क्या लगा दिया, कार्ट लगा दिया। अभी इस किससे बांध दिया, बुल से बांध दिया, ठीक है। तो जो एनिमल्स होते थे वो इस कार्ट को ढोते थे और इसी कार्ट पे हम अपना सामान रख देते थे, ठीक है। अंटिल द बिगनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी, यहाँ से पढ़ रहे हैं हम, अंटिल द बिगनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी पीपल स्टिल डिपेंड ऑन द एनिमल्स। बोट्स
एंड शिप्स टू ट्रांसपोर्ट दैम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब कह रहे हैं 19th सेंचुरी तक लोग अभी भी किस पे डिपेंड कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने में और ट्रांसपोर्ट करने में और अपने सामान को पहुंचाने में एनिमल्स पे, बोट्स पे और शिप्स पे ही डिपेंड कर रहे थे 19th सेंचुरी तक। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब उसके बाद पहली बार क्या बना, स्टीम का इंजन बना, जिसके कारण नई नई तरह के ट्रांसपोर्ट बने, जैसे कि रेलवे वगैरह ये सब बने। ठीक है, रेल रोड्स वर मेड फॉर स्टीम इंजन ड्रिवन कैरेजेस एंड वैगन्स। अब देखो कैरेजेस एंड वैगन्स वही होते हैं, हमारा जो सामान होता है उसी को कह रहा है ये, कैरेजेस कैरी करने वाला, और वैगन्स जो हमारा सामान है भारी भारी, उसको किससे ढोया गया, उसको ढोया गया रेल से, ट्रेन से। ठीक है, उसके लिए रेल रोड्स बनाए गए। लेटर केम, इसके आगे पढ़ते हैं हम, लेटर केम ऑटोमोबाइल सच एज मोटर कार्स। बाद में क्या ऑटोमोबाइल्स आए, ऑटोमोबाइल्स कहते हैं व्हीकल्स को ही, बाद में ऑटोमोबाइल्स आए जैसे कि मोटर कार्स आ गई, कार वगैरह ये सब, ट्रक्स आ गए, बसेस आ गई। ठीक है, मोटराइज्ड बोट्स एंड शिप्स वर यूज्ड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर। जो मोटराइज्ड बोट्स थी, मतलब बोट्स, ऐसी बोट्स यूज़ की गई जिनके पीछे क्या लगा रहता था, मोटर लगा रहता था। तो जो मोटर लगा रहता था वो पीछे मोटर चलती थी और वहाँ पे पीछे वाला एक फ़ैन लगा रहता, छोटा सा, वो फ़ैन चलता था और वो आगे बढ़ती थी बोट। तो हमें बार बार ना वो जो चप्पू होता है ना, वो चप्पू नहीं मारना पड़ता था दोनों साइड से। The early years of 1900 saw the development of aeroplanes। 1900 के जो शुरुआत के साल थे, जैसे कि 1901, 1910, 20 तक, तो उन्होंने क्या देखा, एयरप्लेन्स बनते हुए देखे। इसमें जो लोग थे उन्होंने देखा कि एयरप्लेन्स की डेवलपमेंट हो रही है। दीज वर लेटर इम्प्रूव टू कैरी पैसेंजर्स एंड गुड्स। और क्या बाद में इन एयरप्लेन्स को इम्प्रूव कर दिया गया ताकि ये पैसेंजर्स को भी, जो यात्री हैं उनको भी ले जा सके और सामान भी ले जा सके। इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, मोनोरेल्स, सुपरसोनिक एयरप्लेन्स एंड स्पेस क्राफ्ट आर सम ऑफ द कंट्रीब्यूशंस टू द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में ये सब चीज़ें बनाई गई थी, ट्रेन्स, मोनोरेल, सुपरसोनिक एयरप्लेन्स और स्पेस क्राफ्ट, ये सब बनाए गए थे। फिगर 7.1 शोज, यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम, Figure 7.1 shows some of the different modes of transport. Place them in the correct order from the earliest modes of transport to the most recent. Are there any of the early modes of transport that are not in use today? आगे बढ़ते हैं, सही नहीं है इसमें, मतलब कुछ काम का नहीं है। How wide is this desk? अब पूछ रहा है कि ये जो डेस्क है ये कितना ज़्यादा वाइड है, कितना ज़्यादा वाइड होता है, चौड़ाई को कहते हैं। अभी पूछ रहा है कि ये जो डेस्क है ये कितना ज़्यादा वाइड है। ठीक है ना, तो इस वाली हेडिंग पे हैं, हाउ वाइड इज़ दिस डेस्क। हाउ डिड पीपल नो हाउ फार दे हैव ट्रैवल्ड। अब उन्हें कैसे पता लगेगा कि वो कितनी दूर आ गए। लोग अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो उन्हें पता भी तो लगना चाहिए वो कितनी दूर आ गए, उन्हें कैसे पता लगेगा। हाउ विल यू नो whether you can walk all the way to your school or whether you will need to take a bus or a rickshaw to reach your school। अब कह रहे हैं ये कैसे पता लगेगा कि कम ज़्यादा डिस्टेंस है, तो ज़्यादा डिस्टेंस होगी तो क्या मेरे को रिक्शा लेना चाहिए, बस लेनी चाहिए, ठीक है, या मेरे को पैदल जाना चाहिए। तो ये चीज़ें पता लगेंगी हमें कैसे, मेजरमेंट जब हमें पता होगा। जैसे कि मेरे घर से स्कूल कितना दूर है, अगर मेरे घर से स्कूल पास में ही है, जैसे 1 किलोमीटर से अंदर है, तो मैं वॉक कर सकता हूँ पैदल। लेकिन अगर मेरे घर से स्कूल 5-5 किलोमीटर दूर है तो मेरे को एक रिक्शा या बस लेनी पड़ेगी ना। तो इस चीज़ के बारे में बता रही है। और है व्हेन यू नीड टू परचेज समथिंग, जब आपको कुछ खरीदना होगा, इज़ इट पॉसिबल फॉर यू टू वॉक टू द मार्केट। जब आपको कुछ खरीदना होता है तो आपको मतलब मार्केट वॉक करके जाते हो। हाउ विल यू नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब आपको इन सब क्वेश्चंस के आंसर कैसे मिलेंगे, नीचे मिलेंगे। इट इज़ ऑफन इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ फॉर द प्लेस इज सो दैट वी कैन हैव एन आइडिया हाउ वी आर गोइंग टू रीच दैट प्लेस। कह रहा है कि हमें ना उसकी ना एक्यूरेट डिस्टेंस पता होनी चाहिए। जब हमें उसकी एक्यूरेट डिस्टेंस पता रहेगी ना, तभी हम बता सकेंगे कि हमें क्या करना है, वॉक करना है या बस लेनी है या सब लेना है। यहाँ से पढ़ेंगे अब। कह रहा है कि समटाइम्स देयर आर ऑब्जेक्ट्स हुज लेंथ और विड्थ वी नीड टू नो। ठीक है, अब कह रहे हैं कि कई बार ऐसे भी ऑब्जेक्ट होते हैं जिसकी हमें लेंथ और विड्थ पता होनी चाहिए। ठीक है, इन पहेली एंड बूझोज क्लासरूम देयर आर लार्ज डेस्क। यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम, इन पहेलीज एंड बूझोज क्लासरूम देयर आर लार्ज डेस्क which are to be shared by 2 students. Paheli and Bujo share one desk, but frequently end up objecting that the other is using a larger share of desk. कह रहा है कि पहेली और बूझो की क्लास में क्या होता है, बच्चे नॉर्मली हर किसी के लिए अलग अलग डेस्क है, पर पहेली और बूझो जो बेचारे हैं उनको ना अलग अलग डेस्क नहीं दिया गया, उनके साथ ज़्यादती की गई। उनसे कहा गया कि तुम दोनों भाई मिलकर ना एक डेस्क शेयर करोगे। तो अब उन लोगों का ना आपस में ना प्रॉब्लम होती है कि पहेली को लगता है कि भाई बूझो ज़्यादा डेस्क ले रहा है
और बूझो को लगता है भाई भैया पहेली ज़्यादा डेस्क ले रही है। तो ये हमेशा उनके बीच में ना एक ना लड़ाई का मुद्दा बना रहता है, ठीक है। देखो ऑन द टीचर सजेशन, यहाँ से पढ़ेंगे। ऑन द टीचर सजेशन, टीचर के सजेशन पर क्या हुआ, दे डिसाइडेड टू मेजर द लेंथ ऑफ द डेस्क। उन्होंने ये कहा कि हम ना पहले ना डेस्क की पूरी लेंथ निकाल लेंगे, मेक अ मार्क एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ इट, और हम इसके बीच में ठीक सेंटर पे एक मार्क बनाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हो ये एक सेंटर पे मार्क बनाया हुआ है वाइट कलर का, ठीक है। अब लिखा है एंड ड्रॉ अ लाइन टू सेपरेट द टू हाफ्स ऑफ द डेस्क, और हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे बीच में, बंटवारा कर लिया भाई इन लोगों ने, है। कह रहा है कि हम बीच में ना एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिससे पता लगेगा कि ये डेस्क यहाँ से आधा है और दूसरी साइड फिर आधा है। तो पहेली आधा वाला लेगी और बूझो आधा वाला लेगा। बोथ पहेली एंड बूझो आर वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग गिल्ली डंडा विद देयर फ्रेंड्स, ठीक है। बूझो बॉट अ सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा विद हिम। कह रहा है कि ना आप देखो यहाँ से क्या कह रहा है, पहेली और बूझो ना बेचारे बदमाश हैं, इनको ना क्या है कि गिल्ली डंडा खेलना है। आप गिल्ली डंडा खेलने के लिए भाई गए और ना गिल्ली और डंडा खरीद रहे। अब कह रहा है हियर इज़ हाउ दे ट्राई टू मेजर द लेंथ ऑफ द डेस्क यूजिंग द डंडा एंड द गिल्ली। अब कह रहा है कि अब ये नापेंगे कैसे गिल्ली डंडा से, अब ये नापेंगे कैसे डेस्क की लेंथ को। तो ये कह रहा है कि गिल्ली डंडा से नाप रहे हैं, डंडा लगाए और एक गिल्ली लगाई, तो इसका लेंथ कितनी है। अब अगर हम टोटल डेस्क की लेंथ देखें तो ये होगा एक डंडा फिर एक गिल्ली और फिर एक डंडा, मतलब कि दो डंडे और एक गिल्ली का हो गया। तो इन्होंने एक डंडा और एक गिल्ली से हाफ डिवाइड कर लिया डेस्क को, ठीक है। यहाँ से पढ़ते हैं द डेस्क सीम्स टू बी हैविंग अ लेंथ ऑफ इक्वल ऑफ टू डंडा लेंथ्स and two lengths of the gilly. Drawing a line in the middle of the desk leaves each of them happy with a half of the desk equal to the danda and the gilly length. After a few days, the marked line gets wiped out. अब थोड़े दिनों में क्या हुआ, इन्होंने जो लाइन मार्क करी थी भाई ये तो मिट गई है, कोई पत्थर की लकीर थोड़ी है, चौक से लाइन ड्रॉ करी है, थोड़े दिनों में मिटी जाएगी। बूझो नाउ हैज़ अ न्यू सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा। अब बूझो के पास एक नया सेट है गिल्ली डंडा का। एज ही लॉस्ट हिज ओल्ड वन, और उसका पुराना वाला गिल्ली डंडा तो खो गया। हेयर इज हाउ द लेंथ ऑफ द डेस्क सीम्स टू मेजर यूजिंग द गिल्ली एंड डंडा। फिगर 7.3 में कह रहा है कि अब जो है लेंथ इस तरीके से मेजर कर रहा है। अब ऐसा भी तो हो सकता है भाई नया गिल्ली डंडा खरीद कर लाया, उसकी लेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है। तो पहले मार्क यहाँ था, अब की मार्क इधर होगा, फिर पहेली का कम हो गया, फिर पहेली लड़ेगी, ठीक है। तो हमारे पास ना ले दे के मतलब कहने का ये है ना कि हमारे पास कोई ना एक्यूरेट चीज़ नहीं है मीज़र करने के लिए। ये गिल्ली डंडा कोई बढ़िया चीज़ नहीं है जिससे हम चीज़ों को मीज़र कर सकें, ठीक है। तो अब उसके बाद यहाँ से पढ़ते हैं व्हाट वुड यू सजेस्ट पहेली एंड बूझो टू मीज़र द लेंथ ऑफ द होल डेस्क, कैन दे यूज़ अ क्रिकेट विकेट एंड बॉल्स टू मीज़र द लेंथ, डू यू थिंक दैट दिस माइट क्रिएट द सिमिलर प्रॉब्लम। कह रहे कि अब क्या आप सजेस्ट करोगे पहेली और बूझो को कि भाई वो किस चीज़ से मीज़र करें, तो आप क्या कहोगे क्या क्रिकेट बैट से मीज़र कर ले गिल्ली डंडा के अलावा। लेकिन ऐसा भी तो नहीं कर सकते, आप क्या पता आपके पास कोई क्रिकेट बैट हो उसकी लेंथ बड़ी हो, फिर वही प्रॉब्लम आ जाएगी। कोई किसी क्रिकेट बैट की लेंथ छोटी हो, फिर वही प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इस तरीके से ना डेस्क को मीज़र नहीं किया जा सकता। मीज़रमेंट के लिए हमारे पास कोई एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसकी लेंथ जो हो वो फिक्स रहे, घटे बढ़े ना, ठीक है। One thing they could do is to take a small length of string and mark 2 points on it. This will be the length. This will be a string length. कह रहा है एक चीज़ वो क्या कर सकते हैं, एक छोटा लेंथ ले एक धागे का and mark 2 points on it, और इस पर 2 पॉइंट को मार्क कर ले मार्कर से एक धागे पे। अब ये जो होगी दिस विल बी अ स्ट्रिंग लेंथ, ये इसको मानेंगे हम कि ये धागे की एक्चुअल लेंथ क्या है, ये है, ठीक है। दे कैन मीज़र द विड्थ ऑफ द डेस्क इन, कह रहा है कि दे कैन मीज़र द विड्थ ऑफ द डेस्क इन स्ट्रिंग लेंथ। अब वो डेस्क को क्या करेंगे, स्ट्रिंग की धागे की लेंथ से मीज़र करेंगे कि मतलब एक आपने एक धागा ले लिया, उसको किसी लेंथ का भी किसी भी लेंथ का उसमें 2 मार्क कर लिए, आप ना पूरी डेस्क को उससे मार्क कर लो कि कितने धागों से बन रहा है, ठीक है। हाउ कैन दे यूज़ द स्ट्रिंग टू मीज़र द डिस्टेंसेस लेस देन द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। अब वो कह रहा है कि अब मान लो कि कोई एक डिस्टेंस ऐसी आ गई जो कि एक धागे से कम है, मतलब पूरे एक धागे से नहीं मीज़र हो रही, उससे छोटी लेंथ, तो वो कैसे मीज़र करेंगे छोटी लेंथ को। दे कैन फोल्ड द स्ट्रिंग एंड मार्क इट इनटू हाफ 1/4 एंड 1/8 स्ट्रिंग लेंथ। अब कह रहा है कि इसको फोल्ड करके ना आप क्या कर सकते हो, हाफ कर सकते हो, 1/4 कर सकते हो, 1/8 कर सकते हो। नाउ परहैप्स पहेली एंड बूझो कैन मीज़र द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द डेस्क। अब पहेली और बूझो जो है डेस्क के लेंथ को मीज़र कर सकते हैं स्ट्रिंग से।
यू वुड से दैट दे शुड यूज़ अ स्केल इन द ज्योमेट्री बॉक्स एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम। यस ऑफ कोर्स। अब आपको लग रहा होगा अरे भैया ये क्या कर रहे हो, धागे वागे क्या क्या यूज़ कर रहे हो। आप एक काम करो, एक स्केल निकालो, उससे मेज़र कर लो, ठीक है, ये कहना चाह रहा है ये। तो बूजो हैज़ बीन रीडिंग अबाउट द वे पीपल यूज टू मेजर द डिस्टेंसेज। बूजो इस चीज़ के बारे में पढ़ रहा था कि पहले के लोग कैसे डिस्टेंस को मेज़र करते थे। बिफोर सच स्टैंडर्ड स्केल्स वर मेड एंड ही हैज़ बिफोर, जब ये स्केल्स बने थे इनसे पहले कैसे मेज़र करते थे, ये सब चीज़ें बूजो पढ़ रहा था। ही हैज़ बीन ट्राइंग टू फॉलो डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेजरिंग डिस्टेंसेज। अलग अलग चीज़ें बूजो ट्राई कर रहा था डिस्टेंसेज को मेज़र करने के लिए, ठीक है। There are so many occasions when we come across a need to measure lengths and distances. The tailor needs to measure the length of the cloth to know if it is enough to stitch a kurta. अब कह रहा है कि ऐसे ऐसे बहुत जगह आती हैं जहाँ पे हमें ना डिस्टेंसेस को मीज़र करना पड़ता है, नापना पड़ता है कि कितना डिस्टेंस है। जैसे कि जो टेलर होता है वो कपड़ा नाप के देता है, नाप के काटता है, नाप के बनाता है, ठीक है, कुर्ता वुर्ता बनाता है, कैसे नापता है। कारपेंटर भी यही काम करता है, कोई चीज़ बना रहा है, अगर कारपेंटर कोई फर्नीचर बनाएगा, जैसे कपबोर्ड बनाया उसका आपका, तो ऐसी थोड़ी बना देगा कुछ भी, तो ख़राब बन जाएगा। तो एक एक चीज़ को नापेगा फिर उसके बाद बनाएगा, ठीक है। फार्मर भी यही काम करता है, लेंथ ब्रेड्थ बनाता है अपनी उसकी ज़मीन की, और फिर उसके बाद उसमें बीज बोता है, ठीक है। तो हमें डिस्टेंसेस मीज़र करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। इसके बाद में यही सब छोटे छोटे एग्जाम्पल दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं सम मेज़रमेंट। कुछ मेज़रमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे आगे की तरफ। एक्टिविटी 1 दे रखी है, वर्क इन ग्रुप्स एंड ईच ऑफ यू डू दिस एक्टिविटी 1 by 1। कह रहा है कि आप ग्रुप्स में काम करो और सारे मिलके क्या करो, इस एक्टिविटी को कंप्लीट करो एक एक करके। यूजिंग योर फुट एज अ यूनिट ऑफ लेंथ। अपने एक कदम को आप क्या, आप अपने एक कदम, जैसे आप एक कदम, 2 कदम, 3 कदम रखते हो ना, तो अपने एक कदम को आपको यूनिट लेंथ माननी है। यूनिट होता है सिंगल, यूनिट किसे कहते हैं, एक को। यूनिट लेंथ माननी है आपको अपने फुट को। मीज़र द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द क्लासरूम। अब आपको क्या करना है, लेंथ और ब्रेथ को मीज़र करना है अपनी क्लासरूम के। इट इज़ पॉसिबल दैट वाइल मीजरिंग, यहाँ पढ़ रहे हैं हम, इट इज़ पॉसिबल दैट वाइल मीजरिंग दीज यू मे फाइंड सम पार्ट रिमेन्स टू बी मीजर्ड एज इट इज़ स्मॉलर देन योर फुट। अब आपको क्या करना है कि आप जब मीज़र कर रहे होगे ना, तो कुछ कुछ पार्ट ऐसे आ जाएंगे बीच में कि आपको लगेगा अरे अब तो लेंथ ख़त्म हो गई, लेकिन अगला जो पार्ट है वो हमारे फुट से छोटा है। यूज़ अ स्ट्रिंग टू मीज़र द लेंथ ऑफ द पार्ट ऑफ योर फुट एज यू डिड बिफोर, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। अब कह रहा है कि एक स्ट्रिंग को, धागे को यूज़ करना है आपको इस केस में। पार्ट ऑफ योर फुट एज यू डिड, अपने जो बचा हुआ पार्ट है उसको मीज़र करने के लिए एक धागे का यूज़ करना है, ठीक है। एक्टिविटी 2 में क्या कह रहा है, अब एक्टिविटी 2 में भी यही कर रहा है ये कि ना, अब जैसे ये इसे कहते हैं बिलात, ठीक है, एक बिलात, 2 बिलात, तो ये हमारे थंब से लेके ये इस वाली फिंगर तक, स्मॉल फिंगर तक रहता है, इससे मीज़र करेगा ये अलग अलग चीज़ों को, ठीक है। कह रहा है वर्क इन ग्रुप एंड ईच ऑफ यू यूज़ योर हैंड स्पैन। हैंड स्पैन कहते हैं, मैंने हिंदी में बता दिया, बिलात, ठीक है। वर्क इन ग्रुप एंड ईच ऑफ यू यूज़ योर हैंड स्पैन एज अ यूनिट ऑफ मीज़र। अब आपको अपने हैंड स्पैन को क्या करना है, मीज़रमेंट की यूनिट लेना है। एक टेबल की आपको क्या करना है, विड्थ नापनी है अपने हैंड स्पैन को यूज़ करके, ठीक है। हेयर टू यू मे फाइंड दैट यू नीड स्ट्रिंग लेंथ। अब इसमें कह रहा है कि आपको इसमें भी थोड़ी सी जगह बच जाएगी, आप आपका हैंड स्पैन, मतलब आपका टेबल हो गया 5 हैंड स्पैन का, 5 हैंड स्पैन के बाद मान लो कि 2 उंगल की जगह रह गई, 2 उंगली की जगह रह गई, तो उसका हैंड स्पैन से कैसे मीज़र करोगे। तो उसके लिए भी आप एक धागा ले लो, आप ऐसे कह लो कि 5 हैंड स्पैन और इतने धागे की लेंथ, ठीक है, वो भी हो सकता है। वी सी दैट मीजरमेंट मीन्स द कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी, ठीक है। हमने क्या देखा, मीज़रमेंट का मतलब क्या होता है, कंपैरिजन करना। किसकी कंपैरिजन करना, अननोन क्वांटिटी की कंपैरिजन करना विद सम नोन क्वांटिटी, किसी नोन क्वांटिटी के साथ, ठीक है। दिस नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड अ यूनिट। और यही क्या कहते, इसी फिक्स्ड नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी को हम कहते हैं यूनिट कहते हैं, ठीक है। तो हम इसका लिखेंगे, नोट बनाएंगे कि यूनिट क्या होती है। यूनिट क्या होती है, इसके लिए हम नोट बनाएंगे और हाँ आएंगे, यूनिट के लिए लिखेंगे measurement means the comparison of some unknown quantity with some known quantity, कुछ जानी पहचानी क्वांटिटी के साथ,
और इसी को हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। ठीक है, बाद में इसको सही करेंगे, इंडेंट करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। द रिजल्ट ऑफ अ मेजरमेंट इज़ एक्सप्रेस्ड इन 2 पार्ट्स। जो मेजरमेंट का रिजल्ट होता है इसे 2 पार्ट में एक्सप्रेस करते हैं। एक पार्ट होता है नंबर, अदर जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट। फॉर एग्जांपल, इफ़ इन एक्टिविटी 1 द लेंथ ऑफ द रूम, इसको भी हम नोट बना सकते हैं। जो मेजरमेंट होता है वो 2 पार्ट में होता है, एक पार्ट नंबर होता है और दूसरा पार्ट होता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ इन एक्टिविटी 1 the length of the room is found to be 12 lengths of your foot, then 12 is the number and the foot length is the unit selected for the measurement। कह रहा है कि measurement में ना 2 चीज़ें होती हैं। जैसे मैंने लिखा कि 12 फुट, अब रूम की लेंथ है 12 फुट, तो क्या लिखूँगा, पहला होता है हमारे पास 12 नंबर और जो फुट होगा वो होगा यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ऐसे मैंने बोला कि 12 मीटर का है तो 12 होगा हमारे पास नंबर और दूसरा होगा यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आई होप। यहाँ से बढ़ते हैं। नाउ स्टडी ऑल द मेजरमेंट्स रिकॉर्डेड इन टेबल 7.1 and 7.2। आर ऑल द मेजरमेंट्स ऑफ द रूम यूजिंग एवरीबडीज फुट इक्वल? आर एवरीबडीज मेजरमेंट बाय हैंड स्पैन ऑफ द विड्थ ऑफ द टेबल इक्वल? परहैप्स द रिजल्ट कुड बी डिफरेंट एज द लेंथ ऑफ द योर हैंड स्पैन एंड दैट ऑफ योर फ्रेंड्स मे नॉट बी द सेम। कह रहा है कि अगर हम हर चीज़ को मेज़र करें अपने फुट से और हैंड स्पैन से, तो क्या ये सबके लिए सेम रहेगा? नहीं, सबके लिए नहीं सेम रहेगा, क्योंकि सबका फुट छोटा बड़ा होता है, सबका हैंड स्पैन भी छोटा बड़ा होता है। इसलिए सिमिलरली द लेंथ ऑफ द फुट मे बी स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर फुट। देयरफॉर व्हेन यू टेल योर मेजरमेंट यूजिंग योर हैंड स्पैन और लेंथ फुट एज यूनिट टू अदर्स, दे विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ बिग द एक्चुअल लेंथ इज अनलेस दे नो द लेंथ ऑफ योर हैंड स्पैन और फुट। ठीक है, कह रहा है कि अगर इसी तरीके से अगर आप किसी को बताओगे कि इस टेबल की लेंथ है 12 फुट नहीं या 12 हैंड स्पैन, रूम की लेंथ है 15 फुट, तो वो समझ ही नहीं पाएगा। या तो आप उसे बताना पड़ेगा कि आपके फुट की क्या लेंथ है एक्चुअली में। ठीक है, क्योंकि सबके लिए तो फुट और हैंड स्पैन डिफरेंट हो गए ना। वी सी देयरफॉर, अब यहाँ से कह रहे हैं, यहाँ से पढ़ रहे हैं, वी सी देयरफॉर दैट सम स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आर नीडेड। हमने इसीलिए देखा कि कुछ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट हमें चाहिए। ठीक है, दैट डू नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जो कि बदलती नहीं है, कैसे, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। अब आगे हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट में आ जाएगा मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये सब चीज़ें आएंगी हमारे पास, है ना। हमने मैथ्स में बहुत चीज़ें सॉल्व करी हैं, इसी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। देखो अब क्या कह रखा है। In ancient times, the length of a foot of the width of a finger, length of a foot and the width of the finger and the distance of a step were commonly used as different unit of measurement। और जो हमने पढ़ा है ना, पहले के समय में यही करते थे लोग कि फुट को यूज़ करते थे, हैंड स्पैन यूज़ करते थे, फिंगर यूज़ करते थे मेजर करने के लिए। द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन must have used very good measurement of length because we see evidences in excavations of perfectly geometrical constructions। अब कह रहा है कि वहाँ उस जब इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, जब वो मेज़रमेंट करते थे, है ना, जब कुछ कंस्ट्रक्ट करते थे, तो जैसे उन्होंने कुछ बनाया तो उसकी मेज़रमेंट बड़ी एक्यूरेट लेते थे वो। तो उसके पास उन्होंने उस हिसाब से कुछ मेज़रमेंट के अच्छे अच्छे डिवाइसेस बना रखे होंगे अपने टाइम के हिसाब से, जिसकी उनकी जो मेज़रमेंट थी वो एक्यूरेट जाती थी। ठीक है, कह रहा है कि अ क्यूबिट एज द लेंथ फ्रॉम द एल्बो टू द फिंगर। एक लेंथ एल्बो से लेकर के, एल्बो होता है हमारे पास एल्बो जो हमारे हैंड में होता है, और उससे फिंगर तक की जो लेंथ होती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम क्यूबिट। ठीक है, फिंगर टिप्स वॉज यूज इन एंशिएंट टाइम्स। ये पहले इजिप्ट में यूज़ होता था क्यूबिट के फॉर्म में, फिंगर से लेके एल्बो तक, एंड वॉज ऑल्सो एक्सेप्टेड एज अ यूनिट ऑफ लेंथ इन द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और इसी को हम यूनिट ऑफ लेंथ मानते थे दुनिया के दूसरे भागों में भी। People also used as foot as a unit of length in the different parts of the world. The length of the foot used varied slightly from region to region. People measured a yard of cloth by the distance between the end of the outstretched arm and their chin. ठीक है, the Romans measured their pace or steps. In ancient times, small length measurements were an angul
और मुट्ठी, छोटी छोटी मेजरमेंट को किससे करते थे, या तो फिंगर से या तो फिस्ट से करते थे। हिंदी लिख रखी है उसने, अंगुल, मुट्ठी, ये सब हिंदी है। जैसे अंगुल कहते हैं फिंगर को, तो छोटी यूनिट हम मेज़र करते थे पुराने के समय में फिंगर से या फिर फिस्ट से। इवन टुडे वी कैन सी फ्लावर सेलर्स यूजिंग देयर फोरआर्म एज अ यूनिट ऑफ लेंथ for garlands in many towns of India. Many such body parts continue to be used in the unit of measurement when convenient. However, everyone's body's part could be slightly different sizes. This must have caused confusion in measurement. In 1790, the French created a standard unit of measurement called the metric system. अब ये देखो, ये इम्पोर्टेंट है। 1790 में 1790 में जो फ्रेंच थे उन्होंने एक मैट्रिक सिस्टम दिया था हमें मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है। 1790 में, ईयर 1790 में फ्रेंच ने हमें एक मैट्रिक सिस्टम दिया था, यूनिट ऑफ मेजरमेंट के लिए। ठीक है, इसका नोट बना लेते हैं। और उसके बाद क्या रहा है, फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, सेक कहते हैं के लिए, अब यूनिफॉर्मिटी के लिए कि कहीं ये बदले ना, साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव एक्सेप्टेड अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। इसलिए पूरी दुनिया के साइंटिस्ट ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया कि चलो मैट्रिक ही फॉलो करेंगे हम, ताकि बदले ना चीज़ें। द सिस्टम ऑफ यूनिट्स नाउ यूज्ड इज़ नोन एज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और जो सिस्टम है यूनिट्स का, उसी को अब कहते हैं हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई यूनिट्स। द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज़ मीटर, ठीक है। जो एसआई यूनिट है लेंथ की वो क्या होती है, मीटर, से लिख लेते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं कि एसआई यूनिट क्या होती है, ठीक है। एसआई यूनिट, इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, याद रखेंगे आप, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे आप इन 1790, ये वाला पॉइंट, इन 1790 इन्होंने एक मेट्रिक सिस्टम दिया। दिस मेट्रिक सिस्टम इज कॉल्ड, this metric system, French created standard unit of measurement. This metric called the metric system. This metric system is called standard unit. Standard unit बहुत सिंपल है, ठीक है। तो हम इसको हटा देते हैं, एक पॉइंट काफ़ी है एसआई यूनिट के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एसआई यूनिट ऑफ लेंथ क्या है, मीटर है। यहाँ लिखेंगे नीचे, एसआई यूनिट लेंथ की क्या है, मीटर है। ईच मीटर एम इज डिवाइडेड इनटू 100 सेंटीमीटर, 100 इक्वल डिविजन्स कॉल्ड द सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्या होता है वो लिखा हुआ है कि हर एक मीटर 100 इक्वल डिवीज़न में डिवाइड करते हैं हम, जिसे हम कहते हैं सेंटीमीटर, ठीक है। ईच सेंटीमीटर हैज़ एन इक्वल डिवीजन्स कॉल्ड मिलीमीटर। हर सेंटीमीटर में 10 इक्वल डिवीजन्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं मिलीमीटर। छोटे छोटे पॉइंट है, इन्हें याद रखेंगे। जैसे कि दे रखा है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 mm, ठीक है। इसके बाद कह रहा है, For measuring the larger distances, meter is not convenient. We define a larger unit of length that is called kilometer. तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ये भी चीज़ याद रखेंगे। बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस को मीटर में नहीं नापा जा सकता, तो उसको हम एक कन्वीनियंट वे हमने रखा है कि किलोमीटर में नापेंगे, मतलब 1000 मीटर के बराबर 1 किलोमीटर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नीचे पढ़ेंगे करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। जो करेक्ट मेजरमेंट है लेंथ की, उसके बारे में। In our daily life, we use various types of measuring devices. We use a meter scale for measuring length. ठीक है, कह रहा है कि अपने डेली लाइफ में हम बहुत सारे डिवाइसेस यूज़ करते हैं लेंथ को मेज़र करने के लिए।
अब एक मीटर स्केल को यूज़ करते हैं, जैसे कि ये दे रखा है आपको एक मीटर स्केल, इस फिगर को देखेंगे तो ऐसे ही होता है मीटर स्केल, इसे फुट्टा कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ना मीटर स्केल को यूज़ करते हैं हम लेंथ को मेज़र करने के लिए। अ टेलर यूजेस अ टेप, टेलर जो होता है वो टेप को यूज़ करता है लेंथ मेज़र करने के लिए। फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ द एन ऑब्जेक्ट यू मस्ट चूज़ अ सूटेबल डिवाइस। किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेज़र करने के लिए आपको एक सूटेबल, एक अच्छा ठीक ठाक सा जो कि मेज़र कर सके ऐसा डिवाइस चाहिए होता है। यू कैन नॉट मेज़र द गर्थ ऑफ अ ट्री और द साइज ऑफ योर चेस्ट यूजिंग अ मीटर स्केल। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि आप एक मीटर स्केल है, ये क्या है, स्ट्रेट है, हार्ड है, तो इससे आप ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मेज़र कर सकते जो कि कर्वी हो साइज़ में, जिसमें घुमाव हो। जैसे कि पेड़ को नहीं मेज़र कर सकते, जो गर्थ होता है उसका चौड़ाई होती है उसको नहीं मेज़र कर सकते, अपनी चेस्ट को नहीं मेज़र कर सकते, ठीक है। अब इस चीज़ के लिए जो कर्वी शेप्स होती हैं उसको कैसे मेज़र कर सकते हो, मीटर, एक टेप से, मेजरिंग टेप से, ठीक है। फॉर स्मॉल मेजरमेंट सच एज द लेंथ ऑफ योर पेंसिल यू कैन यूज़ अ 15 सेंटीमीटर स्केल फॉर ज्योमेट्री स्केल फ्रॉम योर ज्योमेट्री बॉक्स। आपके ज्योमेट्री बॉक्स में जो 15 सेंटीमीटर का स्केल है उससे छोटी छोटी चीज़ें हम मेज़र कर सकते हैं, जैसे कि एक पेंसिल की लेंथ वगैरह ये सब, ठीक है। इन टेकिंग मेजरमेंट ऑफ अ लेंथ वी नीड टू टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग। अगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये जो नीचे बता रहा है, कह रहा है प्लेस द स्केल इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट अलॉन्ग इट्स लेंथ एज सोन। आपको जो स्केल कहाँ रखना है, ऑब्जेक्ट जो होता है उसकी लेंथ पे बिल्कुल टच करके, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, एकदम लेंथ से अटैच होना चाहिए, ठीक है। इन सम स्केल्स द एंड्स में बी ब्रोकन। कुछ स्केल्स में जो एंड होता है वो टूटा हुआ होता है। यू मे नॉट बी एबल टू सी द जीरो मार्क क्लियरली। इन सच केसेज यू शुड अवॉइड टेकिंग मेजरमेंट फ्रॉम द जीरो मार्क ऑफ द स्केल। कह रहा है कि कुछ स्केल्स में जो जीरो मार्क होता है ना, जैसे 1 है, 1 के आगे जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है हमें 1, तो 1 के आगे एक मार्क होता है जीरो मार्क। किसी की स्केल में क्या होता है, जीरो मार्क जो होता है टूटा हुआ होता है, तो आप जीरो मार्क से नहीं लेंगे फिर वहाँ पे मेजरमेंट, जीरो मार्क से मत लेना, 1 मार्क से ले लेना और नोटिस करना कि हम 1 से कैरी कर रहे हैं, ठीक है। उसी हिसाब से हम मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा। अब देखते हैं, यू कैन यूज़ एनी अदर फुल मार्क ऑफ द स्केल से 1। कह रहा है कि 1 से ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, 0 से मत लो। देन यू मस्ट सब्ट्रैक्ट द रीडिंग, और जो रीडिंग है कि उसको 1 से सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द रीडिंग एट द एंड इज, अभी एग्जाम्पल दे रखा है कैसे मेज़र करना है, एग्जाम्पल नहीं, हमें पता है कैसे मेज़र करना है। करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आई के अब जो आप कहाँ से देख रहे हो वो भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आप मेज़र कर रहे हो ना, तो आप किसी एंगल से मत देखो, ठीक है। आप एकदम फ्रंट से देखो, जहाँ से एज है, आप ये देखो कि ना वो एकदम करेक्ट पोजीशन पे आपका स्केल जो है बिल्कुल कॉरस्पॉन्ड करना चाहिए उसकी लेंथ से। तो यही चीज़ इसने यहाँ बता रखी है, ठीक है। एक्टिविटी 3 के बारे में बता रखा है इसने, measuring the height of your classmate using handspan and then by using a meter scale. For this, यहाँ से बता रहा है, measure the height of your classmate using handspan and then using a meter scale. कह रहा है कि अपने जो दोस्त की जो हाइट है ना, जो मेरा क्लासमेट है, उसको पहले हैंड स्पैन से उसकी हाइट मेज़र करो और फिर उसके बाद एक हैंड मीटर स्केल लो, उससे यूज़ करो, ठीक, मेज़र करो उसकी लेंथ को, बंदे की हाइट को। फॉर दिस आस्क योर क्लासमेट टू स्टैंड अप विद हिज बैक अगेंस्ट अ वॉल। कह रहा है कि अपने दोस्त को बोलो भैया सीधे खड़े हो जा दीवार से लग के। मेक अ मार्क ऑन द वॉल एग्जैक्टली अबाउट हिज हेड। आप वहाँ पे एक मार्क लगा दो, जहाँ पे उसका हेड है ना उस पर वहाँ पे एक मार्क लगा दो पेंसिल से, ठीक है ना। अब आप फ्लोर से जो ज़मीन है उससे डिस्टेंस को मेज़र कर सकते हो, कहाँ से, मार्क तक, ठीक है। जहाँ आपने दीवार पे मार्क लगाया वहाँ से फ्लोर तक की डिस्टेंस मेज़र कर लोगे तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, आपके फ्रेंड की हाइट मेज़र हो सकती है, ठीक है। स्टडी केयरफुली रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंट स्टूडेंट्स। स्टडी करना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर चलते हैं। यहाँ से पढ़ते हैं, द रिजल्ट्स में बी क्लोज टू ईच अदर नाउ बट दे आर एग्जैक्टली नॉट इक्वल, इफ नॉट वाई डू यू थिंक देयर इज डिफरेंस, आफ्टर ऑल एवरीबडी इज यूजिंग द सेम स्केल नॉट दिस कुड बी ड्यू टू स्मॉल एरर्स टेकिंग ऑब्जर्वेशन इन हायर क्लासेस विल लर्न अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ एरर। इंपॉर्टेंट नहीं, आगे बढ़ते हैं। मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन, एक कर्व लाइन की लेंथ को मेजर करने के लिए कह रहा है। वी कैन नॉट मेजर द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन डायरेक्टली बाय यूजिंग अ मीटर स्केल, वी कैन यूज़ अ थ्रेड टू मेजर द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन। अगर आपको कि कर्व लाइन का मेज़र करना है तो आप स्केल से नहीं मेज़र कर सकते, क्योंकि जहाँ पे कर्व आ जाएगा वहाँ स्केल कैसे यूज़ करोगे।
तो आप क्या करोगे, एक थ्रेड ले लोगे, ठीक है। अब क्या करना है आपको, देखो सबसे पहले मैं बताता हूँ, आप स्केल ले लो और जो थ्रेड है ना, थ्रेड उसी स्केल की लेंथ का थ्रेड आप काट लो, ठीक है। उसी स्केल की लेंथ का थ्रेड काट लो, आप उसी थ्रेड से आप मेज़र कर लो कर्व की लेंथ को, तो आप बड़ी आसानी से क्या कर ले जाओगे, मेज़र कर ले जाओगे, ठीक है। इसी चीज़ के बारे में बता रहा है कि एंड वी नीड सम स्टैंडर्ड यूनिट्स एज अ डिवाइस विद, तो जैसे मैंने बताया है कि आप स्केल की हेल्प से कर सकते हो, वैसे कर लेना। मूविंग थिंग्स अराउंड अस, हमारे आसपास जो चीज़ें मूव कर रही हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। कह रहा है थिंक ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स यू हैव सीन रिसेंटली, आप कुछ किसी ऑब्जेक्ट के बारे में सोचो जो कि आपने रिसेंटली देखे हैं। लिस्ट देम इन टेबल 7.4, उसे 7.4 की जो टेबल है इसमें लिखो, जैसे इसमें लिखा है हाउस देखा है मैंने, टेबल देखा है मैंने, क्लॉक देखी है, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है दीज में इंक्लूड अ स्कूल बैग, मस्कीटो, इसमें क्या क्या हो सकता है, स्कूल बैग हो सकता है, कोई मस्कीटो हो सकता है टेबल पर जो आपने देखा हो, मच्छर हो सकता है कोई, मतलब पीपल सिटिंग ऑन चेयर्स, कुछ लोगों को आपने चेयर पर बैठे देखा है, कुछ लोगों को आपने चलते हिलते देखा है, ठीक है। द लिस्ट में ऑल्सो हैव अ बटरफ्लाई, इस लिस्ट में बटरफ्लाई, डॉग, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, इसमें सारी चीज़ों के नेम दिखाए हैं। मेक योर लिस्ट एज लार्ज एज यू कैन, जितनी लिस्ट बड़ी बना सको उतनी बनाओ। अब कह रहे हैं कि इनमें से बताओ कौन कौन सी चीज़ें मूव कर रही हैं और कौन कौन सी चीज़ें रेस्ट में हैं, मतलब मूव नहीं कर रही हैं, इस चीज़ों के बारे में इसने पूछा है, ठीक है। हाउ डिड यू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज मोशन और रेस्ट, अब देखो ये पूछ रहा है कि आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि कोई एक ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है। तो इसका एक सिंपल सा आंसर है, आप पहले देखोगे कि वो वाला ऑब्जेक्ट जो है अपनी कौन सी प्लेस पे है, ठीक है। वो अपनी प्लेस से क्या मूव किया है, कहीं और जगह गया है, तो अगर गया है तो उसके बाद क्या कहेंगे कि हाँ वो मूव कर रहा है। किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे देखेंगे, ठीक है। अब देखो कह रहा है यू माइट हैव नोटिस दैट द बर्ड इज़ नॉट एट द सेम प्लेस आफ्टर सम टाइम, किसी टाइम बाद आप देखोगे कि जो चिड़िया है जो एक जगह बैठी थी वो उड़ के कहीं और चली गई, वो वहाँ नहीं है, ठीक है। और जो टेबल है वो कहीं नहीं गया है, वो वहीं पे ही है। जो हम टेबल और चिड़िया का एग्जांपल ले रहे हैं, तो चिड़िया एक जगह से दूसरी जगह पे थोड़े टाइम बाद चली जाती है, तो हमने कहा कि हाँ चिड़िया मूव कर रही है, पर जो टेबल है वो कहीं नहीं जाता, तो हम कहते हैं टेबल रेस्ट पे है, मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। ये एंड्स का एग्जाम्पल दे रखा है, इसको नहीं पढ़ेंगे हम, इम्पोर्टेंट नहीं है ये। टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में यहाँ से करेंगे हम कि मोशन कितने टाइप्स का होता है 7.8 से। मोशन क्या होता है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। मोशन होता है किसी चीज़ का मूव करना। व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम वी से दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। इसका नोट बना लेंगे। मोशन क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट changes its position with respect to time we say that object is in motion, object is in motion। बहुत सिंपल है। मोशन क्या होता है, उसके बाद बोल रहा है टाइप्स ऑफ मोशन क्या होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ मोशन में हमारे पास एक होता है लीनियर मोशन, एक होता है सर्कुलर मोशन, ऐसे ऐसे हमारे पास अलग अलग टाइप होते हैं मोशन के। इसने आई थिंक हेडिंग नहीं दे रखी है, एक बार देखता हूँ मैं, नहीं इसने हेडिंग नहीं दे रखी है, चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ से रीड करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन को, ठीक है। कह रहे यू मे हैव ऑब्जर्व द मोशन ऑफ अ व्हीकल ऑन अ स्ट्रेट रोड। आपने देखा होगा कि एक व्हीकल जो है स्ट्रेट रोड पे चल रही है, ठीक है। मार्च जो सोल्जर्स होते हैं वो एक सीधे रास्ते पे मार्च कर रहे होते हैं, परेड कर रहे होते हैं, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज़ दिस, ये कौन सी तरह का मोशन है, ये लीनियर मोशन है। जब आप एक स्ट्रेट लाइन में चल रहे होगे तो उस मोशन को कहेंगे हम लीनियर मोशन, ठीक है। स्प्रिंटर्स इन 100 मीटर रेस ऑल्सो मूव अलॉन्ग अ स्ट्रेट ट्रैक। और जो दौड़ने वाले लोग होते हैं वो 100 मीटर रेस में क्या कर रहे होते हैं, स्प्रिंटर्स जो होते हैं वो सीधे दौड़ रहे होते हैं। कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल्स ऑफ द सराउंडिंग्स, और एग्जाम्पल के बारे में अगर सोच सकते हो तो सोचो और बताओ। इन ऑल दिस एग्जाम्पल्स वी सी दैट द ऑब्जेक्ट मूव्स अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड द रेक्टिलिनियर मोशन। इस तरह के मोशन को क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट्स मूव अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन।
तो यहाँ पे लिखेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, और कह रहा है एक्टिविटी 7 दे रखी है, एक्टिविटी 7 रीड करते हैं। टेक अ स्टोन, एक पत्थर लो, टेक अ स्टोन, एक पत्थर लो, टाई टू अ थ्रेड, इसे एक धागे में बांध दो, एंड वर्ल इट, वर्ल कहते हैं घुमाने को, जैसे आपने पकड़ा और घुमाया। ठीक है, एंड वर्ल इट विद योर हैंड, अपने हाथ से इसे घुमाओ। पत्थर लेना है, धागे में बांधना है, फिर उसके बाद घुमाना है। ऑब्जर्व द मोशन ऑफ द स्टोन, आप स्टोन का मोशन देखो। वी सी दैट द स्टोन मूव्स अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ, अब हम देखेंगे कि स्टोन जो है वो एक गोले में भाग रहा है, गोले के पाथ में चल रहा है, सर्कुलर पाथ में चल रहा है, सर्कल में। ठीक है, इन दिस मोशन द डिस्टेंस ऑफ द स्टोन फ्रॉम योर हैंड रिमेन्स द सेम। इस मोशन में क्या होता है, जो आपका जो डिस्टेंस होता है किससे, पत्थर से, वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ठीक है, व्हेन आप सर्कुलर मोशन लिखेंगे, सर्कुलर मोशन क्या होता है, when the object moves in circular path, this type of motion is called सर्कुलर मोशन। ठीक है, इस टाइप के मोशन को हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। यहाँ से पढ़ते हैं, द मोशन ऑफ अ पॉइंट मार्क्ड ऑन द ब्लेड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन और द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कुलर मोशन। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है कि जैसे कि फ़ैन होता है हमारा, वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा होता है ना, और जो क्लॉक की आर्म होती है वो सर्कुलर मोशन में घूम रही होती है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल भी लिख देंगे। पहले रेक्टिलिनियर मोशन में क्या एग्जाम्पल रहेगा, कार्स मूविंग ऑन स्ट्रेट पाथ, जो कार स्ट्रेट पाथ पे चल रही होती है वो। और उसके बाद हमारे पास जो दूसरा एग्जांपल है इसका, वो ये रहेगा कि आर्म ऑफ क्लॉक, जो क्लॉक का आर्म रहता है वो सर्कुलर मोशन में चल रहा होता है। ठीक है, तो अब इसके बट द इलेक्ट्रिक फैन और द क्लॉक देमसेल्व्स आर नॉट मूविंग। अब कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फैन होते हैं वो क्लॉक को अपने आप नहीं मूव कर रहे होते हैं, लेकिन जो इनके ब्लेड होते हैं ना वो मूव कर रहे होते हैं। जिसके ब्लेड, फैन के ब्लेड रोटेट कर रहे होते हैं, रोटेट करना मतलब घूमना। एंड सो डू द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। इफ़ यू मार्क अ पॉइंट एनीवेयर ऑन द ब्लेड्स of a fan on the hands of a clock, the distance of this point from the center of the fan or the clock will remain the same as they rotate. In some cases an object repeats its motion after some time. This type of motion is called periodic motion. एक और तरह का मोशन होता है periodic motion, जिसमें जो एक ऑब्जेक्ट होता है वो अपने पाथ को बार बार रिपीट कर रहा होता है। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर सम टाइम, अपने मोशन को रिपीट कर रहा होता है थोड़े टाइम पे, इसको हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। जैसे पेंडुलम होता है ना हमारे पास, घड़ी का पेंडुलम। ठीक है, ये है घड़ी का पेंडुलम, ये यहाँ पे रहता है बीच में, फिर थोड़ी देर बाद इधर जाता है, फिर थोड़ी देर बाद इधर आता है, फिर इधर जाता है, एक ही पाथ पे बार बार चल रहा होता है। तो इस तरह के मोशन को हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। ठीक है, इस एग्जाम्पल लिखेंगे पेंडुलम, एग्जाम्पल मोशन ऑफ पेंडुलम। बहुत सिंपल है। टेक द स्टोन टाइड विद द स्ट्रिंग दैट यू यूज्ड इन सेक्शन, नाउ होल्ड द स्ट्रिंग इन योर हैंड एंड लेट द स्टोन हैंग फ्रॉम इट, दिस इज़ अ पेंडुलम। ठीक है, मतलब आपने एक पत्थर लिया, धागे में बांधा और उसको थोड़ा सा मूव किया और अपने हाथों एक जगह पर रख लिया, तो जो थोड़ा सा पहले आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा पत्थर, इसी को हम कहते हैं पेंडुलम कहते हैं हम। Pull the stone off one side with the other hand and let it go. Now the pendulum is in the motion. It is an example of periodic motion. A branch of tree moving to and fro, motion of the child on a swing, strings of a guitar or the membrane drums being played are all the examples of periodic motion. Periodic motion के example दे रखे हैं, जैसे कि बच्चा झूले पे झूल रहा है तो बार बार झूला आगे जाएगा, पीछे आएगा। ठीक है, गिटार की स्ट्रिंग्स हम बजाएंगे तो एक बार आगे आएगी, पीछे आएगी, तो ऐसे ये होता है। ये सब किसके मोशन है, पीरियोडिक मोशन के एग्जाम्पल है। ठीक है, कह रहा है कि यहाँ पे हैं हम
और एग्जाम्पल पीरियोडिक मोशन वेयर एन ऑब्जेक्ट और अ पार्ट ऑफ इट रिपीट्स मोशन। तो हम कभी भी देखेंगे कि अगर मोशन रिपीट हो रहा है अपना ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट अपना मोशन रिपीट कर रहा है, तो कौन सा मोशन है? पीरियोडिक मोशन है। डिड यू ऑब्जर्व अ सिविंग मशीन एज अ पार्ट ऑफ एक्टिविटी 5? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट इट रिमेन्स एट द सेम लोकेशन while any point on its wheel moves with a circular motion. It also has a needle that moves up and down as long as wheel rotates, isn't it? The needle is undergoing a periodic motion. ठीक है, कह रहे हैं कि जो एक स्विंग मशीन होती है ना, उसमें क्या होता है, हम एक चरखा घुमा रहे होते हैं, बार बार मशीन का हैंडल घुमा रहे होते हैं, तो जो चरखा होता है वो ना सर्कुलर मोशन में घूम रहा होता है, ठीक है, हैंडल सर्कुलर मोशन में घूम रहा होता है, लेकिन जो उसकी जो नीडल होती है ना, सुई, वो ऊपर नीचे जा रही होती है, उसको हम वो जो नीडल होती है वो पीरियोडिक मोशन में होती है। हैव यू ऑब्जर्व क्लोजली द मोशन ऑफ अ बॉल अलॉन्ग द ग्राउंड? कह रहा है कि आपने ध्यान से देखा है एक बॉल का मोशन एक ग्राउंड पे। हेयर द बॉल इज रोलिंग ऑन द ग्राउंड। बॉल जो होती है वो कैसे चल रही होती है ग्राउंड पे? रोल करके चल रही होती है, रोटेटिंग एज वेल एज मूविंग फॉरवर्ड अलॉन्ग द ग्राउंड। दस द बॉल अंडरगोज अ रेक्टिलिनियर मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन। लेकिन अब देखो क्या होता है, जब बॉल ग्राउंड पे चल रही होती है तो बार बार घूम भी रही होती है और सीधा भी जा रही होती है, तो ये दोनों तरह का मोशन दिखा रही है। कैसा? रेक्टिलिनियर मोशन भी दिखा रही है और सर्कुलर मोशन भी दिखा रही है। कैन यू थिंक ऑफ द अदर एग्जाम्पल्स वेयर द ऑब्जेक्ट अंडरगोज कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस? we did many measurement activities as discuss some kind of motion. हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ पढ़ी जिसमें थोड़ा हमने मोशन के बारे में पढ़ा है, हिंट लिया है। वी सॉ दैट द मोशन इज़ अ चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमने क्या देखा कि मोशन क्या होता है? चेंज होता है ऑब्जेक्ट के पोजीशन में टाइम के साथ, ठीक है। मोशन इज़ अ चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये जो चीज़ है हमने ऊपर लिखी है मोशन के बारे में, ऑब्जेक्ट चेंजेस, हाँ, तो हमने सही लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसको नहीं चेंज करेंगे। द चेंजेस इन द पोजीशन कैन बी डिटरमाइंड थ्रू द डिस्टेंस मेजरमेंट। दिस अलाउज अस टू हाउ फास्ट और हाउ स्लो मोशन इज। द मूवमेंट ऑफ अ स्नेल ऑन द ग्राउंड, अ बटरफ्लाई फ्लिटिंग फ्रॉम द फ्लावर टू फ्लावर, द रिवर फ्लोइंग, एयरप्लेन, ये सब एग्जाम्पल्स दे रखे हैं इसने मोशन के एग्जाम्पल। एक्चुअल में कोई भी चीज़ जो चल रही है वो मोशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि हम किसी बटरफ्लाई का उड़ना, रिवर का फ्लो होना, एयरप्लेन का चलना, ठीक है, मून गोइंग अराउंड अर्थ के चारों तरफ मून का घूमना, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? मोशन के ही एग्जाम्पल हैं, हम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है ना। आते हैं अब समरी के ऊपर, चैप्टर ख़त्म हो गया है। डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर यूज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ होते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, जैसे कि कार, बस, ठीक है, रिक्शा, अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ होते हैं। इन एंशिएंट टाइम्स पीपल यूज लेंथ ऑफ फुट, विड्थ ऑफ अ फिंगर, द डिस्टेंस ऑफ अ स्टेप एज यूनिट ऑफ मेजरमेंट। पहले के टाइम पे क्या करते थे लोग? फुट की लेंथ को, फिंगर की विड्थ को और डिस्टेंस ऑफ और अपने एक कदम की डिस्टेंस को यूनिट ऑफ मेजरमेंट करते थे। दिस कॉस्ट कन्फ्यूजन, जिससे कन्फ्यूजन होती थी, एंड अ नीड टू डेवलप यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ मेजरमेंट अरोज। अब इसके कारण कन्फ्यूजन्स होती थी, लड़ाइयाँ होती थी, जिसके कारण हमने क्या किया, एक स्टैंडर्ड सिस्टम मेजरमेंट का बनाया। नाउ वी यूज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब हम क्या करते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज़ करते हैं, जिसे हम कहते हैं SI यूनिट्स, ठीक है। दिस इज़ एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो SI यूनिट का हमने स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट लिखा था, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं, ये वैसे स्टैंडर्ड इंटरनेशनल भी कहते हैं, लेकिन लिखा हुआ अगर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो हम यही लिखेंगे कि SI क्या होती है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। दिस इज पूरी दुनिया में ये सब ये यूनिट एक्सेप्ट की जाती है। मीटर जो होती है वह SI यूनिट किसकी होती है, लेंथ की होती है। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर। जब हम स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहे होते हैं, कोई कार स्ट्रेट लाइन में जा रही है, तो उसे क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट होता है, ऐसे मूव करता है। इन सर्कुलर मोशन एन ऑब्जेक्ट मूव सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स सेम। सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा होता है जो इसकी डिस्टेंस होती है वो सेम रहती है एक फिक्स पॉइंट से। तो यहाँ पे इस वाले को थोड़ा सा बेटर वे में लिख रखा है इन्होंने कि सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट मूव करता है ऐसे कि इसकी डिस्टेंस एक पॉइंट से सेम रहती है, ठीक है ना। मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर सम टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। वो मोशन जो अपने आप को रिपीट करता है थोड़े टाइम बाद, उसको क्या कहते हैं हम, पीरियोडिक मोशन कहते हैं।
एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर सम टाइम, दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। सही लिखा हुआ है हमने। गिव द एग्जाम। अब इसके बाद एक्सरसाइजेस पे आ गए हैं, हमने समरी भी रीड कर लिया। अब इसकी जो एक्सरसाइजेस है ना उसे सॉल्व करते हैं। उससे पहले एक्सरसाइजेस सॉल्व करने से पहले जब इतना हो ही गया है तो एक काम करते हैं, इसको वो कर लेते हैं, थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। यहाँ एम कैपिटल, इसको यहाँ और इसको यहाँ, इसको यहाँ, ठीक है, और इसको यहाँ और ये वाला यहाँ। सही यूनिट ऑफ लेंथ इज़ मीटर, ठीक है वाला। इसको यहाँ पे, यहाँ एक स्पेस, इसको यहाँ पे, और इसमें कितना कितना है सब लिखा हुआ है, ठीक है ये वाला, ठीक है ये वाला पॉइंट। इसको यहाँ पे कर देंगे, इसको यहाँ पे कर देंगे, इसको यहाँ पे कर देंगे, ठीक है, और इसको यहाँ पे एन का ए कैपिटल, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास सब कुछ रेडी। अब ना एक्सरसाइजेस करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सरसाइजेस, EXERCISES, एक्सरसाइजेस लिखेंगे और एक्सरसाइजेस को करना स्टार्ट करेंगे। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ईच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड ऑन लैंड एंड वाटर एंड एयर। ठीक है, हमें दो एग्जांपल देने हैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के, जो कि लैंड पे यूज़ होते हैं, एयर में यूज़ होते हैं और वाटर में यूज़ होते हैं। तो एग्जांपल लिखेंगे, एग्जांपल ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन, कहाँ पे, पहला है हमारे पास लैंड पे क्या क्या चलते हैं। लैंड पे चलता है हमारे पास मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कार चलती है, और क्या चलता है, कार चलती है, मोटर बाइक चलती है, बल्क कार्ट चलता है, बल्क कार्ट, ठीक है, बस चलती है, बस। अब उसके बाद कह रहा है दो एग्जांपल देने हैं, तो आप कार बस दे सकते हैं, कार ट्रेन, कुछ भी जो मतलब आपका जो ज़्यादा आपको सही लगे देना वो आप दे सकते हैं। एयर में क्या चलता है, एयर में चलता है एरोप्लेन, ठीक है, दूसरा हेलीकॉप्टर चलता है, ठीक है। वाटर में क्या चलती है, वाटर में चलती है, पहले तो बोट चलती है, दूसरा शिप चलती है, ठीक है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन हमारा ख़त्म। दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन में है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स, और इस फिल इन द ब्लैंक्स को कॉपी करके लाएंगे और यहाँ पे डालेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। 1 मीटर इज डैश, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 5 किलोमीटर में 5000 मीटर, ठीक है। मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग इज़, एक स्विंग पे जब चाइल्ड मूव कर रहा होता है तो क्या कौन सा मोशन होता है, पीरियोडिक मोशन होता है, ठीक है। बच्चा घूम रहा है तो बार बार आगे पीछे झूले पे जाएगा, तो रिपीट हो रहा है पाथ, तो उसको कहेंगे पीरियोडिक मोशन, ठीक है। मोशन ऑफ नीडल ऑफ अ स्विंग, जो नीडल का मोशन है स्विंग पे, सीविंग मशीन पे, वो कौन सा है, वो भी है पीरियोडिक मोशन। गलत जगह लिख लिया हमने, इसको उठाएंगे यहाँ से और अपने आंसर में यहाँ लिखेंगे, ठीक है। पीरियोडिक मोशन। मोशन ऑफ व्हील ऑफ अ बाइसिकल इज, जो पहिया घूम रहा होता है वो कौन सा मोशन होता है, सर्कुलर मोशन, ठीक है। ये वाला हो गया। थर्ड करेंगे। थर्ड कह रहा है वाई कैन अ पेस और अ फुट स्टेप नॉट टू बी यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। अब कह रहा है कि हम फुट स्टेप को क्यों नहीं यूज़ कर सकते स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ की तरह।
क्योंकि उसकी जो लेंथ होती है ना फुट स्टेप की, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, ठीक है, इसलिए नहीं कर सकते। बिकॉज लेंथ ऑफ फुट स्टेप एंड पेस वेरीज फ्रॉम, अलग अलग होती है हर बंदे की, तो कैसे कर सकते हैं, किसी के लिए वो छोटा रहेगा, किसी के लिए बड़ा रहेगा, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। ये आंसर है इसका। फोर्थ, अरेंज द फॉलोइंग इन देयर इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कहते हैं अमाउंट को। अब इनको कौन सा इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब पहले सबसे छोटा लिखना है, फिर उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा, ऐसे लिखना है, ठीक है ना। तो इस वाले क्वेश्चन को लाएंगे, यहाँ डालेंगे और इसका आंसर लिखेंगे नीचे। इसका आंसर क्या है, सबसे पहले सबसे छोटा कौन सा है, 1 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर वाले को लाएंगे सबसे पहले। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद उससे बड़ा क्या है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। फिर उससे बड़ा क्या है, 1 मीटर, ठीक है। और लास्ट में सबसे बड़ा क्या है, 1 किलोमीटर। ये इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड है, मतलब उसका जो अमाउंट है वो बढ़ रहा है इस ऑर्डर में, पहले सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन क्या है, हाइट ऑफ अ पर्सन 1.63 मीटर है, एक्सप्रेस इनटू सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। एक पर्सन की हाइट 1.63 मीटर है, इसे सेंटीमीटर और मिलीमीटर में बदलो। बेकार क्वेश्चन इसमें दे देते हैं, देखिए कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले हाइट लिख लेते हैं। हाइट कितनी है, 1.65 मीटर। और अगर इसको मैं यहाँ सॉल्व करूँ तो 1 मीटर में कितने वो होते हैं, 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो 1.65 मीटर में कितने होंगे, 1.65 मीटर। पहले 1.65 मीटर क्या है, 1.65 मीटर है 1 मीटर एंड 65 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 मीटर एंड 65 सेंटीमीटर है ये, तो इसको हम क्या करेंगे, सीधा उसमें बदल लेंगे सेंटीमीटर में। तो 100 सेंटीमीटर ये है, और ये 65 सेंटीमीटर ये है, 65 सेंटीमीटर ये है, तो ये कितना हो गया, 165 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी हमारे पास ये आया है कि टोटल कितना है, 165 सेंटीमीटर। अभी इसे मिलीमीटर में भी बदलना है, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में हमारे पास मिलीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में मिलीमीटर होते हैं 10, ठीक है, 10 मिलीमीटर होते हैं। तो अगर इसे सेंटीमीटर में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 165 को 10 से डिवाइड कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा 165 हाँ, तो हमने क्या कर लिया था, हमने इसमें किस में कन्वर्ट कर लिया था, इसमें हमें कन्वर्ट कर लिया था 1 सेंटीमीटर में, 165 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया था। अब हमने देखा था कि 1 सेंटीमीटर में क्या होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं, तो हम क्या निकाल देंगे इसे 165 सेंटीमीटर में, देखेंगे कितने होते हैं। तो हम 156 नहीं, 165 सेंटीमीटर में कितने हो जाएंगे, 165 इंटू में 10, तो ये क्या आ जाएगा, 1650 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये आंसर आ गया इसका। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सिक्स्थ क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन राधाज होम एंड हर स्कूल इज दिस, एक्सप्रेस द डिस्टेंस इन किलोमीटर।
जो डिस्टेंस है राधा के होम से उसके स्कूल तक की वो है 3250 मीटर। इसे किलोमीटर में बदलना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ सिंपल सा करेंगे कि जो किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, जो डिस्टेंस है उसे लिखेंगे। डिस्टेंस है 3250 मीटर। तो 1 किलोमीटर में यहाँ लिखेंगे एज 1 किलोमीटर में होते हैं हमारे पास 1000 मीटर, 1000 मीटर होते हैं। देयरफॉर डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस क्या हो गया हमारे पास, जो टोटल है डिस्टेंस उसको डिवाइड कर देंगे 1000 से। तो 3250 डिवाइड 1000 आ जाएगा 3 किलोमीटर्स, 3.250 आएगा, 3.250। तो इसका आंसर होगा 3 किलोमीटर्स 250 मीटर्स, ठीक है। ये आंसर होगा इसका 3 किलोमीटर्स एंड 250 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं 7th। वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ knitting needle, द रीडिंग ऑफ द स्केल at one end is 3.0 and at the other end is 33.1 centimeter. What is the length of the needle? देखते हैं यहाँ पे, इसे कॉपी करेंगे 7th में पेस्ट करेंगे। कह रहा है कि जब हम लेंथ को मेज़र कर रहे हैं ना, जब हम एक निटिंग नीडल को, एक सुई की लेंथ को मेज़र कर रहे हैं, तो हमारे स्केल की एक एंड की एंडिंग एक एंड है 3 सेंटीमीटर पे और दूसरा एंड है 33.1 पे। तो नीडल की लेंथ कितनी होगी, तो माइनस कर देंगे, लिखेंगे लेंथ ऑफ नीडल इज इक्वल टू 33.1 माइनस में 3.0। तो यह आ जाएगा यहाँ पे 30.1 सेंटीमीटर, 30.1 सेंटीमीटर, ये होगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं 8th क्वेश्चन। राइट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन द मोशन ऑफ द बाइसिकल एंड द सीलिंग फैन दैट हैज़ बीन स्विच्ड ऑन। जो सिमिलैरिटी लिखनी है और डिफरेंसेस लिखने हैं बाइसिकल में और जो फ़ैन चल रहा होता है उसमें, ठीक है। तो सिमिलैरिटीज़ तो ये हैं कि दोनों सर्कुलर मोशन शो कर रहे हैं, ठीक है। और डिफरेंसेस ये हैं कि जो वो है बाइसिकल है, वो टायर है और जो व्हील है वो क्या कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है, लेकिन जो फ़ैन है वो एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा रहा है, ठीक है। आंसर है सिमिलैरिटीज़ में लिखेंगे, सिमिलैरिटी बोथ शो सर्कुलर मोशन, पहला। और डिफरेंस में लिखेंगे, डिफरेंसेस में लिखेंगे हम व्हील, जो व्हील होता है वो मूव करता है एक प्लेस से दूसरी जगह पे। इन द मोशन ऑफ बाइसिकल मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बाइसिकल जो है वो मूव करती है, मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वाइल सीलिंग फैन डज नॉट मूव। सीलिंग फैन जो होता है वो मूव नहीं करता है, ठीक है। तो ये है हमारे पास इसका आंसर। 9th कह रहा है वाई वुड यू नॉट लाइक टू यूज़ अ मेजरिंग टेप मेड ऑफ एन इलास्टिक मटेरियल लाइक रबर टू मेजर डिस्टेंसेस। व्हाट वुड बी सम ऑफ द प्रॉब्लम्स यू वुड मीट इन टेलिंग समवन अबाउट द डिस्टेंसेस यू मेजर्ड विद सच अ टेप। कह रहा है कि आप रबर की टेप से क्यों नहीं मेजर करना चाहते हो डिस्टेंसेस को,
ठीक है, और प्रॉब्लम्स क्या आएंगी आपको करने में, ठीक है। मतलब एक ही आंसर है इसका, 9th है ये, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको यहाँ से लेंगे, अपने नोट्स में डालेंगे, इसका आंसर लिखेंगे। इसका आंसर है कि हम ऐसा इसलिए नहीं करते हैं ना, ऐसा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि रबर जो होती है वो स्ट्रेच हो जाती है, ठीक है, तो उसकी जो लेंथ है वो घट बढ़ सकती है, तो इसलिए उससे मीज़र करना एक गुड आइडिया नहीं है। एज द रबर टेप इज़ स्ट्रेचेबल, STRETCHABLE, as the rubber tape is stretchable, therefore it will not give accurate measurement of distances, ठीक है, इसका यही आंसर है। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन का जो स्विंग कर रहे होते हैं बच्चे, झूला झूल रहे होते हैं वो, और एक पेंडुलम, ठीक है। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन, इसका आंसर लिख देते हैं हम, पहला मोशन ऑफ पेंडुलम, और दूसरा गिटार होता है, गिटार का भी एग्जांपल दे सकते हो कि गिटार की स्ट्रिंग जो होती है वो, मोशन ऑफ गिटार स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है, ये वाला जो चैप्टर है हमारा ख़त्म हो गया है, जिसका नाम है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। ये पूरा चैप्टर हमने ख़त्म कर लिया है, नोट्स भी बना लिए हैं, एक्सरसाइजेस भी सॉल्व कर लिए हैं, और सारे नोट्स एक्सरसाइजेस के साथ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।